नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा दुबे। कुछ यात्राएं व्यक्ति को उसकी मंजिल तक नहीं बल्कि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों तक ले जाती हैं। जी हां, एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गोरखपुर की बेटी, साहस और अद्भुत संकल्प की मिसाल दिव्या सिंह। एवरेस्ट बेस कैंप पर साइकिल से पहुंचने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला पर्वतारोही हैं। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। और साथ ही जानना चाहूंगी, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? ये सफ़र शुरू होता है मेरी 7th क्लास से। जब मैं 7th क्लास में थी और जब पहली बार पहाड़ों के बारे में पढ़ा, एवरेस्ट के बारे में पढ़ा, तो तब से ये मेरा सपना बन गया एवरेस्ट पर चढ़ने का। लेकिन तब बचपन में नहीं पता था कि सपना इतना बड़ा है और उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा उमा सर का। उमा सर ऐसे वो इंसान है जो मतलब एक तरह से मेरा कॉन्फिडेंस है। उन्होंने मुझे मेरे उस काबिलियत से पहचान कराई जिसका अंदाजा मुझे खुद नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। और एक तरह से कहें कि वो मेरे मेंटोर, मेरे गाइड, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मुझे स्पॉन्सर करने वाले उमा सर हैं। और बाकी पेरेंट्स तो हैं ही। पेरेंट्स तो बचपन से ही अपने बच्चों को बिलीव दिखाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लड़कियां क्योंकि कोमल, नाजुक मानी जाती हैं। आज दूसरी बात है कि आज के दौर में महिलाएं हर जगह अपना अधिकार रख रही हैं, दखल रख रही हैं हर क्षेत्र में। पर फिर भी एक माँ के नज़रिए से अगर देखूं तो माँ अपने बच्चों को लेकर हमेशा बहुत चिंतित रहती हैं कि, और स्पेशली बेटियों को, कि नहीं ताइक्वांडो है या गेम्स में जाने से पहले वो डरती हैं कि अरे नहीं चोट लग जाएगी, शादी कैसे होगी, हाथ पाँव में चोट लग गई तो क्या आपकी माँ का भी ये कंसर्न रहा आपको लेकर के? मम्मी शुरू से लेके बहुत सपोर्टिव रही हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं फील कराया कि तुम्हारे सपने छोटे हैं या फिर तुम नहीं कर सकती हो या फिर तुम लड़की हो। उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी करो तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा हो और सोशल रूप से वो देखने में ऐसा ना लगे कि कुछ गलत चीजें तुम कर रही हो। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और ये एक जो ठप्पा लगता है ना लड़की होने का कि तुम लड़की हो, तो मतलब बाय गॉड मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स, फैमिली, कहीं से भी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। परिवार में किसने अपोज किया? विरोध में कौन रहा कि नहीं ये इस फील्ड में नहीं जाना है? किसी कोई, सभी का सपोर्ट सभी रहा का आपको? सपोर्ट। पढ़ाई कभी बाधित नहीं हुई इस सपने के आगे? नहीं, क्योंकि सपना तो मन में था ना। मैं उसको प्रैक्टिकली कर नहीं रही थी, पूरा नहीं कर रही थी। मैंने पहले अपनी पढ़ाई को चुना, अपना एकेडमिक कंप्लीट किया, उसके बाद तैयारी कर रही थी और उसके बाद मैं इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे आई। पहला रिएक्शन क्या रहा परिवार में जब आपने कहा कि मुझे पर्वतारोही बनना है, मुझे पहाड़ पे जाना है, मुझे चढ़ाई करनी है? ऐसा था, मम्मी बोली कि तुम कर पाओगी, मतलब कि तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, तुम कर सकती हो। तो मुझे अपने ऊपर बिलीव था कि मेरा स्ट्रेंथ है, मैं अगर कोशिश करूं तो हर मुश्किल चीज मैं कर सकती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं कर सकती हूँ। बोली ठीक है, तुमको अपने आप पर बिलीव है तो सबसे बड़ी चीज यही है। एवरेस्ट ही क्यों? एवरेस्ट इसलिए क्योंकि वो पहाड़ है और पहाड़ों से मेरा एक तरह है तो नशा है, इश्क है मेरा। सच में मेरा अगर पूछे पहला प्यार तो वो पहाड़ ही है। और एवरेस्ट इसलिए कि वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, बहुत टफ है। और पहाड़ पर चढ़ना सिर्फ मेरे अपने नज़रिए से, मेरी जो अपनी थिंकिंग है मैं बता रही हूँ कि पहाड़ पर चढ़ना सिर्फ ऐसा नहीं होता है सिर्फ सपना पूरा करना, अपनी लिमिट को पुश करना, अपने आप को पर डे प्रूफ करना और अपने आप को जानना कि आप एक्चुअल में क्या हो। इसलिए एवरेस्ट। तैयारी कैसी रही, कैसे शुरुआत की? तैयारी सबसे पहले मैंने साइकिलिंग तो मैं बचपन से करती थी, लेकिन ज़रूरत थी ऑफ रोडिंग साइकिलिंग की प्रैक्टिस की। तो उसके लिए मैं पहाड़ी इलाकों में, माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में, अरावली हिल्स जो आता है, और उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने ऑफ रोडिंग साइकिलिंग की प्रैक्टिस की 2 साल। वो बीच बीच में गैप कर करके मैं करती रही। और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ये ट्रेनिंग कैसी होती है, कितनी मुश्किल होती है? ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आप साइकिलिंग करते वक्त, ऑफ रोडिंग साइकिलिंग करते वक्त बहुत बार गिरते हैं, आपको चोट लगती है, कभी कभी तो ऐसे झल्लाहट होती है कि नहीं करना, लेकिन फिर होता है ना, फिर होता है कि नहीं करना है, तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, चोट लगता है, इंसान गिरता है, फिर ऐसे। साइकिल से ही क्यों?
नॉर्मल ट्रैकिंग क्यों नहीं? मैं नॉर्मली ट्रैकिंग 2 बार ऑलरेडी कर चुकी हूँ एवरेस्ट बेस कैंप के लिए, और साइकिल इसलिए क्योंकि दुनिया की आज तक कोई भी लेडी वहाँ पर साइकिल से नहीं पहुँची थी। तो मेरे लिए ये एक एक्सट्रीम जर्नी थी करने की, अपने आप को खुद को प्रूव करने की कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्योंकि मैं इंस्पायर हूँ अरुणिमा सिन्हा मैम से, जिनके एक पैर में ऑलरेडी रॉड पड़ा हुआ है और दूसरा पैर भी कई जगह से फ्रैक्चर है, और वो पहली हैंडीकैप लेडी हैं जो इंडिया की जो एवरेस्ट को क्लाइम की है। तो फिर उसके सामने तो साइकिल बहुत छोटी चीज है। और एक तरह से होता है ना, साइकिल छोटी चीज होती है, छोटी सी फैसिलिटी है, ज्यादा बड़ी नहीं। छोटे लोग भी, बहुत कम पैसे वाले लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक तरह से लोगों को ये भी बताना था कि आप कैसे सीमित संसाधनों के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अपने आप को लोगों के सामने प्रूव कर सकते हैं कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। दिव्या, इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए किन छोटे छोटे सपनों का बलिदान दिया? मैं जब तक पढ़ाई कर रही थी तो मैं कभी अपने कॉलेज की तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से टूर पे नहीं गई कहीं भी। और ना ही एक होता है ना कि फैशन के फ्लो में जाना कि अभी इस चीज का फैशन है, ये पहनना है, ये करना है, यहाँ घूमना है, मैंने नहीं किया। मैंने सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव नहीं रही, मेरी कोई इंस्टा आईडी नहीं थी, कोई फेक आईडी नहीं थी। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है, और ऐसा नहीं है कि मैं बात करूं, मिलूं, घूमूं, ये सब कुछ कभी नहीं किया। मैं कभी थिएटर में मूवी देखने नहीं गई, मैं कभी घूमने नहीं गई। मैंने कभी ऐसा नहीं है कि जो चीजें पसंद आई तो वो मुझे चाहिए, मुझे लेना है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो वो सारे पैसे मुझे इकट्ठे करने थे अपने ड्रीम्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजों का मतलब काउंटिंग मैं नहीं करा सकती। मैंने सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज किया, और फर्स्ट प्रायोरिटी पहले अपनी पढ़ाई को दी, और पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने को, क्योंकि परिवार से पहली चेतावनी मिल चुकी थी कि पढ़ाई पूरी करो फिर पहाड़ पे चढ़ना है। हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली में 7 से 8 गवर्नमेंट जॉब है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और मेरी मम्मी खुद गवर्नमेंट टीचर हैं। तो एक प्रेशर होता है ना दिमाग पे कि ये चीज तुम्हें कंटिन्यू करना है नेक्स्ट जनरेशन पे कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। और आजकल तो लाइफ को सिक्योर, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी बहुत जरूरी है सेल्फ डिपेंडेंट होना। तो ये अल्टीमेटम मिला हुआ था कि पढ़ाई पूरी करो, जॉब लो, उसके बाद अपने जो भी सपने हैं पूरे करो, क्योंकि सपने वैसे ही कीमती होते हैं। और मुझे लगता है कि आपका ये सपना बहुत कीमती था। सफर कैसा रहा, सफर का अनुभव एक बार हमारे दर्शकों के साथ आप जरूर साझा करें। सफर अगर एक लाइन में कहें तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहा। मतलब बहुत तरह के इमोशन मिक्सअप थे उसमें, रोना, हंसना, खुशी, कभी कभी चिड़चिड़ापन, झल्लाहट। क्योंकि जब हम माउंटेन में जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो हमारी बॉडी होती है, हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, आपको झल्लाहट होगा, चिड़चिड़ापन होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक टाइम आता है जब थोड़ी सी जर्नी थोड़ी इजी होती है, तो आप हैप्पी फील करते हैं, खुश होते हैं कि चलो हम अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत डिफिकल्ट भी था, इजी भी कह सकते हैं। वो सिचुएशन पर डे टाइमिंग के हिसाब से था। कितने दिनों में ये सफर तय किया आपने? मेरा टोटल ये जो जर्नी थी काठमांडू से लेके काठमांडू तक टोटल 14 दिन की थी। 14 दिन आप लगातार चलती रही? हाँ जी, 14 दिन तक मैं, जैसे सुबह मैं निकलती थी 6 से 7 बजे, और शाम को 5 से 6 बजे मैं अपने स्टे पॉइंट पर पहुंचती थी। और इस बीच साइकिल को कंधे पर रखना, कभी साइकिल को चलाकर लेके जाना, और मेरी साइकिल और मेरा 5-6 किलो का बैग मेरे साथ रहता था हमेशा। आपकी साइकिल का वजन कितना होता था? मेरा साइकिल का वजन 9 से 10 kg है। 10 kg की आपकी साइकिल, 6 kg का आपका बैग, और ऐसे में उस साइकिल को कंधों पर लेकर चलना, क्या बात है। पहाड़ों पे बर्फबारी तो आम बात है, कोई तय नहीं होता कि बर्फबारी कब होगी। अगर सडन हो रही है तो क्या सहूलियत बरतनी होती है? वहाँ पर ऐसा होता है कि सबसे पहले अपने आप को ढकना होता है कि आप गीले ना हो, अपने आईज को कवर करें, अपने हैंड को कवर करें, और आप देखिए कि आप किस पॉइंट पर चल रहे हैं। अगर आप बहुत पतली जगह पर चल रहे हैं, फिसलन वाली जगह पर चल रहे हैं, सामने खाई है, तो आपको एक सेफ जगह देख के रुक जाना चाहिए।
और अगर जगह ठीक है, आप चल सकते हैं तो आप कंटिन्यू चलते रहें। क्योंकि वही दिव्या मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बर्फ पे पाँव फिसलते हैं, साइकिल तो फिर भी, तो बर्फ तो रहती होगी पहाड़ों पे, कितना मुश्किल था उसमें साइकिल चला करके इस रास्ते को तय करना? मुश्किल था। मुश्किल होता है जब पहले स्नो स्टार्ट होती है तो थोड़ा हल्का होता है, रिलैक्स चल सकते हैं। लेकिन जब स्नो काफी ज्यादा हो जाती है तो ऐसा होता है पैर उसमें घुसने लगते हैं, साइकिल के पहिए उसमें घुसते हैं, तो स्पीड थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। अच्छा, सबसे मुश्किल समय ऐसा कभी आया आपके इस 14 दिन के सफर में जब लगा कि अब लौट जाऊं, नहीं कर पाऊंगी? एक बार आया था और मैं पूरी तरह से फिजिकली पूरी तरह से थक चुकी थी, और फिजिकली थक चुकी थी तो मेंटली भी थक ही चुकी थी। और अभी दूरी कितनी बाकी थी? अभी 4 दिन की दूरी बाकी थी। और मैं थक गई थी और मैं बैठ गई थी एक जगह और मैं बहुत रोई। और मुझे ऐसा डर लग रहा था कि अगर मैं नहीं कर पाई, मेरे को वापस जाना पड़ा, तो मैं लोगों को क्या बोलूंगी, मैं क्या जवाब दूंगी, मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी। मैं पहली बार कोई सपना पूरा करने निकली और वही अधूरा रह जाए तो फिर तो मेरा जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाएगा पूरी तरह से। लेकिन फिर थोड़े टाइम मैं वहाँ बैठी रही, 10 से 15 मिनट, फिर अपने आप को रिलैक्स किया, आंखें बंद की और जस्ट इमेजिन किया कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंच चुकी हूँ साइकिल से और इंडिया का फ्लैग मेरे हाथ में है। फिर जो ये सेल्फ मोटिवेशन मिला ना, उसके बाद फिर मैं चली, तो फिर 3-4 घंटे बाद मैं अपने स्टे पॉइंट पर थी और अगले 3 दिन बाद एवरेस्ट बेस कैंप। दिव्या, आपने हमारी बातचीत में बताया कि आपके साथ ऑक्सीजन की कोई सुविधा आप नहीं लेके चलते हैं, जो नॉर्मल ऑक्सीजन आपकी बॉडी ले रही है, सिर्फ उस पे क्या ये 14 दिन का सफर तय करना कितना मुश्किल रहा? या आपके पास पानी की जो बॉटल्स हैं वो अगर खत्म हो गई तो फिर ऑप्शन क्या है? सबसे पहले तो हमें खुद ये चीज़ें श्योर करके चलनी चाहिए कि हमारे पास प्रॉपर चीज़ें हैं कि नहीं। जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो लोग लेके चलते हैं कि अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई तो, बट मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और पानी प्रॉपर, जैसे माउंटेन में ये रूल होता है कि आप 4 से 5 लीटर पानी आपको पर डे पीना है, तो वो पानी मैं साथ में लेके चलती थी। लेकिन कभी कभार ऐसा टाइमिंग भी आता था कि ज़्यादा पानी पी लिया तो पानी खत्म हो गई, फिर पानी का कोई साधन नहीं है, फिर आगे चल के हम पानी कहीं देखते हैं तो फिर भरते हैं। लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और माउंटेन में ऑक्सीजन जो होता है वो पानी से ही मिलता है, क्योंकि जब ट्री लाइन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है, चारों तरफ ग्लेशियर रहते हैं, तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन 50% हो जाता है और आपकी बॉडी को कम से कम 90% 95% ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, पानी के बिना तो हम कर ही नहीं सकते। और जैसा हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि जिस वक्त आप फ्रीज हो चुकी थी, आपके पास पानी खत्म हो चुका था। हाँ, उस टाइम पर पानी मेरे पास खत्म हो चुका था और खुद ही मैंने सोचा कि चलते हैं 3-4 घंटे बाद, देखते हैं, अपने आप को पुश करते हैं कि हम क्या, क्योंकि ऐसे मुश्किल टाइम में ही ना समझ में आता है कि आप अपने आप को कितने लिमिट तक पुश कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में तो कोई भी हैंडल कर लेता है किसी सिचुएशन को, लेकिन एक टफ सिचुएशन ही आपको अपने आप से पहचान कराता है, आपकी स्ट्रेंथ से, आपके कॉन्फिडेंस से पहचान कराता है। क्या बात है दिव्या। एवरेस्ट पे जब आप चढ़ाई कर रही थी, एक समय ऐसा आता होगा जब कोई नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सुनसान, सिर्फ आप हैं, पहाड़ हैं, बर्फीली हवाएं हैं, कभी डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा, गुज़बम आते थे। मतलब जैसे जैसे मैं हर दिन एवरेस्ट बेस कैंप के करीब होती जाती थी, मुझे खुशी होती थी। जैसे ही वो माउंटेन्स दिखने शुरू होते थे जो 2 दिन पहले नहीं दिख रहे थे, ऐसा मैं बोलती थी, देखो मैं आ रही हूँ। मैं सच में ऐसा बोलती थी। मतलब एक ड्रीम में ये इमेजिन किया जा सकता है, लेकिन मैं सच में बोलती थी अपने आप से, माउंटेन से। मुझे ऐसे लगता था कि वो सुन रहे हैं मुझे और मैंने सच में ये फील किया है। मतलब मैं पहले रील्स में देखती थी कि लोग जाते हैं, कितने खुश होते हैं, और उस समय की जो उनकी एक्साइटमेंट होती है ना, वो क्या इतनी नेचुरल होती है जितना वो फील करते हैं। तो मुझे सच में पहाड़ों में वो जाके सच में फील हुआ कि वो फीलिंग्स कितनी रियल होती है। खाना पीना कैसे होता था? जैसा आपने कहा कि स्टॉपेज हर गांव पड़ते थे और गांव में आप रुकती थी, तो खाना पीना कैसे आपका हो रहा था? जैसे हम वहाँ, नेपाल पूरा पहाड़ों में बसा हुआ है और वहाँ पर हर 3-4 घंटे चलने के बाद छोटा सा गांव मिल जाता है 8 से 10 घरों का। तो वहाँ पर खाने पीने की पूरी सुविधा होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का इनकम सोर्स ही वही होता है कि जो ट्रैकर्स आते हैं, जो ट्रेवलर्स आते हैं, उनके लिए खाना प्रोवाइड करना, उनके रहने की व्यवस्था करना। तो ऐसे खाना वाना ईजिली प्रोवाइड हो जाता था।
कभी इसकी कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। कभी ऐसा भी हुआ कि आपको बहुत तेज भूख लगी है, गांव भी बहुत दूर है, विचलित करने वाली कंडीशंस? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि पहाड़ों में भूख नहीं लगती है। आपको लगेगा कि आप बहुत भूख लगी है, बहुत ज्यादा खाना खाएंगे, लेकिन जब खाना आपके सामने आता है ना, अगर आपके पास थोड़ा सा चावल दाल आया, पहाड़ों में वहाँ पे वही मिलता है। आपके पास नॉर्मली चावल दाल थोड़ा सा आप 3 से 4 चम्मच खाएंगे ना, आपका पेट भर चुका होगा। पहाड़ों में जबरदस्ती खाना पड़ता है अंदर एनर्जी लाने के लिए, तो ऐसी भूख कभी नहीं लगी। जब आप पहुंची दिव्या अपने डेस्टिनेशन पे, क्या फीलिंग थी? वैसे तो हम देखते हैं फिल्मों में, रील्स में कि पहुंचकर चिल्ला रहे हैं, सबके अपने अपने एक्सप्रेशंस होते हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि आपने वो अनुभव किया है, तो एक्चुअल क्या फीलिंग आई थी जब आप पहुंच चुकी थी? आपने वहाँ इंडिया का झंडा गाड़ दिया था, अपनी साइकिल के साथ आप वहाँ पे खड़ी थी, उस वक्त क्या इमोशंस थे, क्या रिएक्शंस थे? मैं वहाँ पहुँचते ही पूरी तरह से फ्रीज थी। मेरा कोई भी इमोशन मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। और मैं वहाँ साइकिल को खड़े करके ट्रैकर्स को देख रही थी, जो पहले से पहुंचे से वहाँ पहुंचे हुए थे, फोटोज ले रहे थे। तो उसके बाद उमा सर थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्या कर रही हो। उन्होंने तो आपने बताया कि आप टहल रही थी। हाँ, उन सभी के फ्लैग्स देख रही थी। मैं देख रही हूँ, माउंटेन्स को देख रही हूँ, ग्लेशियर देख रही हूँ। मेरे को कुछ भी ऐसा अंदर आ ही नहीं रहा था कि मैं पहुंच गई हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया है, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए। पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था मेरा माइंड। उसके बाद सर ने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि फोटोज वीडियोस लो, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि पानी भी लिमिटेड है और ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर। उसके बाद फिर वहाँ पर सर ने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए और फिर उस वीडियोस में जब 2-3 बार उन्होंने बोला कि दुनिया की दूसरी लेडी, भारत की पहली लेडी, तो तब जाके मुझे, जब मैंने 2-3 बार कानों में मेरे वो बात गई, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने सच में कर दिया है। और उसके बाद मैं पूरी तरह से, मेरा इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ। मैं बहुत रोई, खुश भी हुई और अपने सारे फैमिली वालों को याद करके, और ऐसे भी लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको बहुत मिस कर रही थी। और मैंने सबके लिए वीडियोस बनाए। और वहाँ पर एक 7 समिट की टीम थी जो क्लाइंबर्स को ऊपर लेके जाते हैं, उनसे गए, हम मिले, उनके साथ कॉफी पिया। जहाँ पानी नहीं मिलता है, जहाँ आप कॉफी पी रही थी। हाँ, वहाँ पर पानी नहीं मिलता है। और मैं बहुत बड़ी खुशकिस्मत है मेरी कि उनके साथ मुझे कॉफी पीने का मौका मिला, क्योंकि उनके साथ वही लोग बैठते हैं, वही लोग खाना खाते हैं जो एवरेस्ट टॉप पर जाते हैं। और मैं तो अभी बेस कैंप पहुंची थी, तो उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जो 7 टाइम्स 8 टाइम्स एवरेस्ट सबमिट कर चुके हैं, ऐसे ऐसे शेरपा थे। तो काफी अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर और बहुत प्राउड मोमेंट था। फिर वहाँ पर मैं पूरे 1 घंटे रही, वीडियोस फोटोज लिए, थोड़ा देखा। और वहां से मैं जितनी बार एवरेस्ट बेस कैंप जाती हूँ तो वहां से पत्थर चुन चुन के लाती हूँ सबके लिए, क्योंकि वो पत्थर बहुत बेशकीमती है उतनी हाइट से। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। उसके बाद फिर मैं वहां से वापस आई। जब आप वापस आई, गांव का क्या रिएक्शन था, घर का, परिवार का, नाते रिश्तेदारों का कैसा स्वागत हुआ? जोरदार तो हुआ ही होगा, पर फिर भी आपके शब्दों में सुनना चाहूंगी। मैं गोरखपुर पहुंची तो पहले से ही मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि मेरी फैमिली सर से बात करके, उनसे कन्वर्सेशन करके कि क्या कैसे करना है कर रही थी। मेरे को कुछ नहीं पता था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। और मैं गोरखपुर में जैसे इंटर हुई, पीपीगंज से गोरखपुर तक आते आते बीच में 4-5 न्यूज रिपोर्टर्स के लोगों ने मुझे रोक करके इंटरव्यू लिया, फोटोज लिए, वीडियोस लिए और डायरी वगैरह भी दिया, उन्होंने सम्मानित किया। और जब मैं यहाँ पहुंची डीडीयू गोरखपुर, तो वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले और मेरी फैमिली के लोग पहुंचे थे। वहाँ पर मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर सारे पहुंचे थे और वहाँ पर माला वगैरह पहनाया उन्होंने, वहाँ पे इंटरव्यू लिया, साइकिल चलवाया, वीडियोस बनाए। और उसके बाद वहाँ से जब मैं घर आई, अपने चौराहे पर आई, तो वहाँ पर मेरे पूरे गाँव के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग, मेरी मम्मी का फ्रेंड सर्कल, मेरी मम्मी के स्कूल के स्टाफ और मेरे पूरे के पूरे रिश्तेदार, हर एक, जैसे शादी में पूरा घर खाली करके लोग जाते हैं, उस तरह से ऐसे भीड़ लगी थी। और हंटर सजवाया था मेरे गांव के प्रधान जी ने मेरे लिए। और मैं उतरी तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मतलब पूरा इतना माला पहना दिया, सर ढक गया मेरा। और मतलब पूरा ग्रैंड वेलकम, डीजे, सब लोग डांस कर रहे हैं और पूरे रास्ते उन्होंने लड्डू बंटवाए लोगों को। और वैसे मैं गांव पहुंची, पूरे गांव में वैसे ही घुमाया गया, बहुत लोगों ने पैर धुले। और उसके बाद घर पहुंची तो
मेरी मम्मी खुशी से रो रही थी मेरे पापा भी रो रहे थे। और मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, बड़ा होता है, तो वो अपने पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम अपने पेरेंट्स का कर्ज तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन थोड़े मायने में कुछ % हम कर सकते हैं जब हम ऐसा कुछ कर जाते हैं ना, तो कि जब हमारे नाम से हमारे पेरेंट्स को माता पिता को हाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, तो मेरे लिए उस टाइम पे वो मोमेंट था। लोग बोलते थे कि देखो इन्होंने अपनी लड़की को ऐसे भेजा, अपनी लड़की को इतनी फैसिलिटी दी और इतना फ्रीडम दिया कि देखो क्या करके आई है, जो आज तक पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में, पूरे देश में किसी ने नहीं किया। तो ये सब जब मेरे माँ बाप से लोग बोलते थे तो वो बहुत बहुत इमोशनल और बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। आपने उस ऋण को चुकाया दिव्या, आपने अपने शहर का ऋण चुकाया, आपने अपने देश का ऋण चुकाया। बहरहाल ये तो हुई खुशी और जश्न की बातें। बात करते हैं सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिली, क्या आपने नॉक किया, पर्यटन विभाग से क्या सुविधाएं मिली आपको, सरकार ने क्या सपोर्ट किया? मैं सीएम सर से मिली और बाकी और जो लोकल जनप्रतिनिधि जितने होते हैं मिली, और ऐसे मैंने कुछ जो अप्रोच जो मेरे लिए हो सकता था मैंने उनसे किया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। मैं ये शिकायत के तौर पर नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरी सरकार से, चाहे मेरे जो जनप्रतिनिधि हैं, सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं जो फाइनेंशियली वीक होने की वजह से, बहुत सारी फैसिलिटी ना होने की वजह से उनके सपने ही रह जाते हैं। तो अगर समय से मुझे या फिर मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसे सहयोग मिले ना, तो हमारे जो सपने हैं तो हमारे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बन सकते हैं। दिव्या जी, ये आपने कहा कि अब नेक्स्ट चैलेंज है आपका एवरेस्ट टॉप, ये सपना अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? अभी तक देखा नहीं, सोचती रह गई, या कुछ आर्थिक समस्याएं? सपना तो बहुत पहले देख लिया था बचपन में, लेकिन इसको पूरा करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। ट्रिपल M का रोल है, माइंड, मसल्स और मनी। माइंड तो मेरा बहुत पहले बन चुका है, मसल्स पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ, बस एक चीज बची है, मनी की। आपको बता दो कि एवरेस्ट टॉप पर जाने के लिए मिनिमम 45 to 50 लाख रुपए लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेपाल गवर्नमेंट का परमिट, आपके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स, आपकी पूरी टीम, आपका एक्सपेंस, मतलब टोटल जो आता है 50 लाख मिनिमम आता है। तो वो अभी अरेंज मैं नहीं कर पाई हूँ और मेरे लिए मुश्किल भी है अरेंज करना। तो अभी तक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और हालांकि मैं 2 साल से अपने सपनों के लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया है, तो मेरी कोशिश है कि मेरा ये सपना भी मैं एक दिन जरूर पूरा करूंगी। मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, प्रॉब्लम्स चाहे जितनी भी आए, मैं थोड़ा डर सकती हूँ, थोड़ा सा रुक सकती हूँ, लेकिन परमानेंटली कभी स्टॉप नहीं हो सकती, और एक दिन मैं करूंगी। समझौता तो आप नहीं करती हैं। आपके उस वाक्य से मैं समझ गई कि पानी होते हुए आपने पानी नहीं पिया, खुद को आजमाना आपने ज्यादा बेहतर समझा। दिव्या, जब आप पढ़ाई कर रही थी और पेरेंट्स की तरफ से ये था कि आप पढ़ाई पूरी करेंगी तब आपको पहाड़ पे चढ़ने का अवसर दिया जाएगा, उस वक्त भी जैसा आपने कहा कि जब आप एग्जाम्स के लिए जाती थी दूसरे शहरों में और आप वहाँ जाती थी ट्रेनिंग सेंटर्स पता करके, और वहाँ भी आप साइकिलिंग की ट्रेनिंग लेती रहती थी, तो वो उसकी फीस, उसके चार्जेस आप कैसे मेंटेन करती थी? एक्चुअली मेरी एकेडमिक पढ़ाई तो 2021 में ही कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैं संविदा पर जॉब करती थी, अभी भी हूँ मैं, और उसकी मेरी सैलरी आती थी, और मैं खुद से भी बच्चों को कोचिंग पढ़ाना, कुछ ऐसे पैसे, मतलब मेरा खुद का अपना इनकम सोर्स होता था, तो वो ऐसे कलेक्ट करके मैं, और मेरे बहुत सारे सपोर्टर्स भी रहे हैं, जैसे कि मेरे मौसा जी, और मेरे मौसा जी मतलब मेरे फादर फिगर है वो, और उनसे भी जब भी मैं कुछ भी चीज कहती हूँ कि मौसा मुझे ये चीज करना है कुछ भी, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और उमा सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे हर कदम पर, हर एक चीज़ में, और मुझे कैसे ट्रेनिंग लेना है, कहाँ पर लेना है, क्या मुझे, मतलब मुझे सिर्फ वहाँ पहुँचना होता था, बाकी अरेंजमेंट वो करके रखते थे। क्या बात है दिव्या। साथ ही ये जानना चाहूँगी कि आजकल के जो युवा हैं, लड़कियाँ, महिलाएं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर क्षेत्र में उनका अधिकार है, पर्वतारोही के तौर पर जब आप ट्रेनिंग कर रही थी, कितनी महिलाएं वहाँ और भी थी आपके साथ? क्या अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती थी महिलाओं की भी, या पुरुषों की तुलना में बहुत कम है अभी?
नहीं, अभी तो बहुत उनकी काउंटिंग भी 50% होती थी उस टीम में, और स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी होती थी। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं जो उस फील्ड में जाना चाहती हैं, माइंड से तो वो प्रिपेयर हो चुकी हैं, वो अपने आप को फिजिकली भी प्रिपेयर कर रही हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं उनके अंदर देखने को मिलता है कि इस वजह से वो वीक है। क्योंकि जो थोड़ा भी वीक रहेगा ना, वो कभी सोच ही नहीं सकता माउंटेनियरिंग फील्ड में जाने के लिए। क्योंकि मेरी खुद 2 सिस्टर्स हैं, वो हर एक फील्ड में परफेक्ट है, हर एक फील्ड में। लेकिन इस फील्ड में मैं अगर उनको बोलती हूँ या फिर बोलती हूँ कि एक बार तुम चलो मेरे साथ, तुमको नहीं जाना तुम मत करो, लेकिन चलो, तो वो बोलती है कि नहीं, मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, मैं नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है वहां पर जो जाता है ना, जो ये चीज देखता है, वो अपने आप को उतना बना के लेके जाता है, तो उसको देख के कह ही नहीं सकते कि ये वीक है लड़कों से। शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक वहाँ पे मजबूती होनी चाहिए। बहरहाल दिव्या, अंत में कहना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो दर्शक हमें देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उन युवाओं के लिए जो कहते हैं कि हमारा बहुत सपना है लेकिन कोई तैयारी नहीं होती है। तो एक सपना कितना बलिदान मांगता है, कितनी तैयारी मांगता है? मैं सभी दर्शकों से, सभी यूथ से ये कहना चाहूंगी कि आप कोई भी सपना देख रहे हैं, उसको सपना मत रहने दीजिए, उसको प्रैक्टिकली लाइफ में ले आइए, उस पर काम करना शुरू करिए, शुरुआत करिए, एक एक कदम बढ़ाइए। मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग रोकेंगे, समाज रोकेगा, आपको भी कभी लगेगा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, आपको पेशेंस रखना है, और आपको कंटिन्यूटी रखनी है उस सपने को लेकर अपने रूटीन में। तो जब आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे ना, तो कोई भी सपना रहे, कोई भी मंजिल रहे, वो कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, मुश्किल नहीं हो सकती। और याद रखिए, सपना कभी बड़ा नहीं होता है, बड़ी होती है वो जर्नी जो आप सपना देखने से लेके मंजिल तक के पहुंचने के बीच की जो जर्नी होती है ना, उसमें आप कभी नहीं हारे ना, तो आप अपना सपना हमेशा जीत सकते हैं। क्या बात है दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए, इतनी अहम खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका देना चाहूँगी। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ दिव्या सिंह जी, जो एवरेस्ट बेस कैंप पर साइकिल से पहुंचने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला पर्वतारोही हैं। इसी तरह शहर की किसी अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउडस्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा, झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।